दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जबकि पार्ट बी में उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई गई है जिसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है या युक्त युक्त निर्बंधन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये असीमित नहीं है बल्कि सीमित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं वो असीमित नहीं बल्कि वो सीमित हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेशन आपको बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 का पार्ट ए जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। एक बात जान लें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 19 में 6 नहीं बल्कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें से एक स्वतंत्रता थी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा हटा दिया गया और इसे हटाकर आर्टिकल 300A में शामिल कर इसे केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो याद रहेगा, संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी इसको हटाया गया। इस तरीके से आज हमारे पास जो स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता आपको दी गई है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता, स्पीच देने की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? आप किसी भी बात को, अपने विचारों को आप बोलकर, गाकर, नाचकर, लिखकर, पेंटिंग के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक नवीन जिंदल केस लगाया गया था और नवीन जिंदल केस के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि आप अपने घरों पर भी राष्ट्र ध्वज सम्मान के साथ फहरा सकते हैं। तो राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी कहां से निकल के आती है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही निकल करके आती है। आप किसी के बारे में विचार रखें या किसी के बारे में कुछ कहें, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी के बारे में कोई विचार नहीं दे सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सूचना के अधिकार को एक अनिवार्य शर्त बताया और यही कारण था कि 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया और आपको आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अब किसी भी विभाग से संबंधित किसी के भी बारे में सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो सूचना का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह भी कहां से निकल के आता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही निकल करके आता है। इसके अलावा देश प्रेम को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, यहां तक कि जो हमारी मीडिया है, मीडिया की फ्रीडम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, उनको भी जो फ्रीडम मिलती है वो भी आर्टिकल 19(1) से मिलती है, जिसमें कहा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं पार्ट बी में। ये स्वतंत्रताएं आपकी असीमित नहीं है। किस आधार पर रोक लगाई गई है? तो इसके जो आधार हैं, एक तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में और दूसरा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के संदर्भ में। यदि भारत के किसी भी क्षेत्र में कम्युनल वायलेंस होता है, कहीं पर भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती है और सोशल मीडिया के द्वारा इस चीज को और प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार यह डिसीजन ले सकती है कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जहां दंगे फसाद हो रहे हैं, जहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर कुछ समय के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर सकती है। वहां ऐसे लेख को लिखने से मना किया जा सकता है। तो ये किस आधार पर? देश की एकता बने रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर हमारा बना रहे, इस आधार पर सरकार
आपके इस फंडामेंटल राइट को आपसे छीन सकती है। क्लियर हुआ? चलिए, दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई है वो है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करें, केवल आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, आप हथियारों के साथ संगठित नहीं हो सकते, आप हथियारों के साथ जमा नहीं हो सकते। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, जब वो गुरुद्वारे में जमा होते हैं तो आपको पता होना चाहिए हर सिख जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में पंचम कार धारण करता है। तो पंचम कार में आपने देखा होगा कि वो जो है कटार भी रखते हैं। कटार मतलब एक चाकू होता है, और चाकू के साथ वो गुरुद्वारे में जमा होते हैं। तो सबके पास चाकू होंगे, जब ढेर से लोग जमा होंगे तो सबके पास चाकू होंगे, मतलब हथियारों के साथ वो संगठित हो रहे हैं। इस आधार पर भी कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो एक कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 में जो धार्मिक आचरण का जो विषय दिया गया है, अंतःकरण से धर्म की स्वतंत्रता जो उसमें दी गई है, वो उस आधार पर मतलब वो कहीं ना कहीं एक आस्था का विषय है। तो वो कहीं से भी आर्टिकल 19(2) में जो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, ये उसका वायलेशन नहीं है। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप हथियारों के साथ जमा नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते, जिससे देश की एकता को खतरा हो, जिससे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाए। तो आगे बात समझ में? तो ये लिखा हुआ है प्रभुता मतलब एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार हमारे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के अधिकार को भी हमसे छीन सकती है। शांतिपूर्ण सम्मेलन में एक बात और शामिल है, यदि किसी राजनेता के द्वारा, यदि किसी पॉलिटिशियन कोई क्षेत्र में जाकर के वहां पर अगर वो सम्मेलन करता है और लोग वहां पर भड़क जाते हैं उनकी स्पीच को सुनकर के, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस नेता के उस क्षेत्र में जाने पर रोक लगा सकती है। ये भी इसमें शामिल है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता में। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्वतंत्रता जो हमारे संविधान में दी गई है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं, आप संस्थाएं बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनके संगठन बनते हैं। इसके अलावा जो श्रमिक हैं उनके अपने संगठन बनते हैं, और अपने संगठन के माध्यम से संगठित तरीके से वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने के अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है। हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, इसका भी अधिकार जो है वो यहीं से निकल करके आता है। आप संगठन बनाएं, लेकिन आप ऐसी संस्था ना बनाएं जिसके माध्यम से आप देश में अराजकता का माहौल पैदा करें। आप आतंकी संगठन ना बना लें। आप हिजबुल मुजाहिदीन और आपने सुना होगा आतंकी जो सिमी संगठन है ना, कहीं ऐसे संगठन ना बना ले जो देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएं या देश को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले हों। तो लोक व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखकर सरकार ऐसे संगठनों पर रोक लगा सकती है। क्लियर? तो संगठन बनाने का जो पावर है, ये जो फ्रीडम है, ये भी आपको कहां से मिलती है? ये आर्टिकल 19(3) से निकल करके आती है। चौथी स्वतंत्रता दी गई है यहां पर संचरण करने की स्वतंत्रता। संचरण मतलब भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तो आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जनता के हित में आपकी इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। जैसा मैं आपको बताऊं, हमारा एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक जनजाति है जिसका नाम है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति आज भी बहुत ही आदिम जीवन व्यतीत कर रही है। ये पूरी तरीके से वस्त्र भी धारण नहीं करते, और जब हमारे जो पर्यटक जब यहाँ घूमने के लिए जाते हैं अंडमान निकोबार में, तो इनकी वीडियोग्राफी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहुत तेज़ी से इनकी संख्या कम हो रही है, और सरकार ने इस जारवा जनजाति को बनाए रखने के लिए, इनकी संस्कृति, इनके कल्चर को बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जो यहाँ पर जहाँ वो रहते हैं उसके 5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में लोगों को जाने से मना कर दिया, इस पर रोक लगा दी। तो किसी क्षेत्र में लोगों को बचाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जारवा स्पेशली जारवा जनजाति के कल्चर को बनाए रखने के लिए यहाँ लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। तो सरकार
इस आधार पर आपकी स्वतंत्रता को छीन सकती है या उस पर रोक लगा सकती है। क्लियर हुआ? इसके बाद 5वें नंबर की स्वतंत्रता है बस, मतलब भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। तो भारत में आप कहीं पर भी जाकर के बस सकते हैं, रह सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब आप जाकर के रह सकते हैं। वहां पर आप चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि भारत में आपको कहीं पर भी अगर बसना हो, आपको रहना हो, तो आप वहां जाकर के रह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस पर भी जनता के हित में लोक व्यवस्था के लिए रोक लगाई जा सकती है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। और इसके बाद है 6वीं स्वतंत्रता, वो है भारत में कहीं भी कारोबार करने की स्वतंत्रता। करो मतलब कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो आप कहीं भी जाकर के कारोबार कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर के आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इस पर भी रोक लगा सकती है। तो लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जनता के हित में किसी क्षेत्र में किसी व्यवसाय को, उस क्षेत्र के लोगों को विशेष प्राथमिकता देने के लिए सरकार आपके इस राइट पर भी, आपकी इस फ्रीडम पर भी रोक लगा सकती है। तो क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता को बताने का प्रयास किया है। वाक, शांति, संघ का संचरण, बस करो, ये सीक्वेंस है इसका, इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 19(1) में? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2 में दिया हुआ है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे, आप हथियारों के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते, आप देश में शांतिपूर्ण सौहार्द को बिगाड़ नहीं सकते, आप देश में अराजकता का माहौल पैदा नहीं कर सकते। तीसरे में बोला गया है संघ का मतलब यहाँ पर का जो है वो साइलेंट रहेगा। संघ मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संस्थाएं बनाने का अधिकार आपको। 4 में बोला गया है संचरण मतलब भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। 5 में कहा गया है बस मतलब भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और 6 में कहा गया है भारत में कहीं पर भी जाकर के कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रताएं जो आपको दी हुई हैं, ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, और जो लिमिटेशन है वही 19 के पार्ट 2 में बताई गई है, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा। और किस आधार पर ये रोक लगाई जाएगी, इसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की। तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।